हेलो एवरीवन, ये विजन आईएएस का डेली करंट अफेयर आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, लेट्स बिगिन द डेली करंट अफेयर ऑफ विजन आईएएस। तो इंडिया की रैंक 131 पोजीशन चली गई 148 में से। ये कौन सा इंडेक्स है? ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2025 का। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम निकालता है, तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जेंडर गैप। ठीक है, दो प्लेसेस शिफ्ट किया इंडिया ने। और हमारा जो स्कोर है 64.4% है, जो लोएस्ट है, साउथ एशिया में लोएस्ट है। बांग्लादेश टॉप परफॉर्मर, बेस्ट परफॉर्मर निकला है साउथ एशियन कंट्रीज में। कोई अभी इकोनॉमिक कोई भी इकोनॉमी कंट्री जो है वो फुल जेंडर पैरिटी, कोई भी कंट्री जो है फुल जेंडर पैरिटी नहीं अचीव की है। आइसलैंड लीड कर रहा है 16th ईयर रनिंग। ठीक है, और कई साल से फॉलोड बाई फिनलैंड है, नॉर्वे है, देन यूके। तो IFN कर सकते हैं आप, IFN। तो जेंडर पैरिटी में इनलैंड आइसलैंड, सॉरी, फिनलैंड और नॉर्वे। विद ग्लोबल जेंडर गैप इंप्रूविंग, तो ग्लोबल जेंडर गैप इंप्रूव कर रहा है, याद रखिएगा। जो 68.46 68, तो 0.4% इंप्रूव किया हुआ है। अभी पूरी पैरिटी पहुंचने में हम लोगों को कितना साल लगेगा भैया? 123 साल। ये बेंच मार्क है, कुछ ऐसे ऐसे हटाइए। तो 4 की डायमेंशंस पे मेजर किया जाता है और सब इंडेक्स। तो जेंडर पैरिटी अक्रॉस 4 की डायमेंशंस है जिसपे ये सब किया जाता है। की डायमेंशन क्या है? जैसे कि इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन क्या है महिलाओं का, मेल और फीमेल का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन। तो हमारा जो इंडियाज इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है इम्प्रूव किया है, और इट इम्प्रूव बाई 0.9%। ठीक है, विद पैरिटी इन एस्टिमेटेड अर्नड इनकम जो है वो राइज की हुई है। और LFP जो लेबर LFPR है, जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है, इट हैज रिमेन द सेम। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 45.9%। ठीक है, इंडियाज हाईएस्ट अभी तक जो डेट टिल डेट 45। एजुकेशन में देखा जाए तो इंडिया का 97.1% स्कोर है। ये पॉजिटिव शिफ्ट है फीमेल्स की तरफ। ठीक है, ये अच्छी बात। हेल्थ सर्वाइवल को देखा जाए तो हाई पैरिटी इन हेल्थ एंड सर्वाइवल इंडिया ने रिकॉर्ड किया, हायर पैरिटी ड्रिवन बाई इंप्रूव्ड स्कोर्स इन सेक्स रेशियो एट बर्थ। तो सेक्स रेशियो एट बर्थ और लाइफ हेल्थ एक्सपेक्टेंसी बढ़ी है। ठीक है, हाउएवर पैरिटी इज ऑब्टेन डिस्पाइट एन ओवरऑल रिडक्शन इन मेंस। हाँ, तो देयर हैज बीन एन ओवरऑल रिडक्शन इन मेंस एंड वुमेन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है वो डिक्रीज हुई, बट इस स्टिल देयर हैज बीन सेक्स रेशियो जो है एट बर्थ हैज इंक्रीज्ड। चलिए, ये पावर पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? स्लाइड ड्रॉप हुआ है पैरिटी में 0.6%। जैसे फीमेल रिप्रेजेंटेशन जो है गिरा है, इट फेल। तो फीमेल का रिप्रेजेंटेशन पार्लियामेंट में गिरा है और ये 13.8% हो गया है। ठीक है, और शेयर ऑफ वुमेन जो मिनिस्टेरियल रोल है ये भी गिरा है। तो दोनों में ड्रॉप हुआ है। तो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में ड्रॉप है, हेल्थ सर्वाइवल में अच्छा है, एजुकेशन में तो बहुत अच्छा ग्रोथ है, और इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में भी लगभग ग्रोथ है। बट लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट ये आप याद रखिएगा, इट हैज बीन कांस्टेंट। ठीक है, 45.9। अगला सवाल देखें, सीबीआई को क्या हुआ है? सीबीआई गेट्स इंडियाज फर्स्ट एवर सिल्वर नोटिस पब्लिश्ड बाय इंटरपोल इन फ्रेंच एम्बेसी वीजा फ्रॉड। अब ये देखिए क्या है, इंटरपोल सर्विस सिल्वर नोटिस क्या है? एसेट रिकवरी इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। व्हाट इज सिल्वर नोटिस? एक इंटरनेशनल टूल है फॉर एसेट रिकवरी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। तो ये कौन सा टूल है? फॉर एसेट रिकवरी एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। देखें कैसे, क्रॉस बॉर्डर एसेट रिकवरी एजेंसीज इन इंडिया कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑन एसेट्स ऑफ फ्यूजिटिव, जो भी भगौड़े हैं, पैसा लेके भागे हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड की एक्यूज्ड इवन इफ एसेट्स आर पार्क इन अनदर कंट्री, है किसी और कंट्री में भी है तो। ठीक है, फिर इंडियाज पार्टिसिपेशन अमंग इंडिया अमंग 51 मेंबर कंट्रीज इन द फर्स्ट फेज, और ये टिल नवंबर तक ये सब चलेगा। फर्स्ट पहला सिल्वर नोटिस था वो 2025 में ऑन बिहाफ ऑफ इटली पब्लिश हुआ था। और रिक्वेस्ट एलोकेशन, ईच मेंबर नेशन कैन रिक्वेस्ट अप टू 9 नोटिसेस ड्यूरिंग द पायलट प्रोजेक्ट फेज। तो ठीक है, ये सब सारी चीजें हैं। देन व्हाट वी हैव, तो इंटरपोल ने क्या हुआ, पहला सिल्वर नोटिस दिया इंडिया को। ठीक है, इंडियाज रिक्वेस्ट पे, इंडिया ऑन इंडियाज रिक्वेस्ट, ताकि ग्लोबल एसेट हम ट्रैक कर सके कौन ले लेके पैसा भागा है। ठीक है, और फॉर्मर, खासकर एक फॉर्मर फ्रेंच एम्बेसी ऑफिसर था, कौन? शुभम शोकीन, हु इज वांटेड इन कनेक्शन विद वीजा फ्रॉड रॉड कराया था। अब इंटरपोल कब बना है? देखिए डेट याद रखिएगा, इस्टेब्लिश्ड एज इंटरनेशनल क्राइम क्रिमिनल पुलिस कमीशन, और दूसरे सेकेंड इंटरनेशनल पुलिस कांग्रेस में 1923। एंड इस्टेब्लिश, तो एज इंटरपोल ये इस्टेब्लिश हुआ था 1956 में, पर इसका पहला गठन हुआ था 1923, याद रखिएगा। और ड्यूरिंग द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस कमीशन। तो 23 और 26 दो डेट आ गई हैं। 196 कंट्री मेंबर हैं और इंडिया इज द फाउंडिंग मेंबर, हम लोग फाउंडिंग मेंबर थे। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? फ्रांस के लियोन में, फ्रांस के लियोन में हेडक्वार्टर है। ठीक है, इंटरपोल। और एनसीबी क्या है? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो
ये इट इज स्टेब्लिश बाय मेंबर कंट्रीज एज अ पॉइंट ऑफ एक्सेस फॉर इंटरपोल अफेयर्स के लिए, इट इज अ पॉइंट ऑफ एक्सेस। सीबीआई जो है इंडिया का एनसीबी है टू द इंटरपोल। तो हमारी कंट्री का एनसीबी क्या है? नेशनल सेंट्रल ब्यूरो इज सीबीआई। याद रखिएगा सीबीआई है, और भी ऑप्शन दे देगा सीबीसी या कुछ भी, या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, कुछ भी ऐसे डाल देगा रैंडम, तो आप गलत मत करना। एक भारत पोल पोर्टल है जो कि ये सीबीआई ने डेवलप किया है। इससे क्या होगा? टू प्रोवाइड ऑल इंडियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज विद सीमलेस कनेक्शन। एक सीमलेस कनेक्शन मिलेगा इंटरपोल को, ठीक है। तो ये भारत पोल पोर्टल है। और किसने डेवलप किया भारत पोल पोर्टल? सीबीआई ने डेवलप किया। फिर ये गवर्निंग बॉडीज की जनरल असेंबली, एग्जीक्यूटिव कमिटी, ये सब सारी चीजें। इंटरपोल्स कलर्ड कोडेड नोटिस, जो कलर कोडेड नोटिसेज हैं, दे आर इंटरनेशनल रिक्वेस्ट फॉर कोऑपरेशन और अलर्ट्स अलाउइंग द पुलिस इन द मेंबर कंट्रीज के जो पुलिस मेंबर्स को, ठीक है, रिक्वेस्ट किया जाता है, कोऑपरेशन अलर्ट होता है, कोऑपरेशन मांगी जाती है, उनको अलर्ट किया जाता है ताकि क्रिटिकल क्राइम रिलेटेड इंफॉर्मेशन ट्रैक कर सकें। बिकॉज द क्रिमिनल एक्टिविटीज हैड बीन ग्लोबलाइज्ड, एक कंट्री से दूसरी जगह फैल रही है, मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, ड्रग ट्रैफिकिंग के केसेस बढ़ रहे हैं, तो इट इज नॉट लिमिटेड टू अ बाउंड्री, ये दूसरी दूसरी जगह फैल रहा है। वैसे भी वी आर नियर टू एमएलटी, ठीक है, एंड एमएलटी क्या? म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, और पीआईए पाकिस्तान, ईरान एंड अफगानिस्तान। तो गोल्डन ट्रायंगल, दिस इज द ट्रायंगल, गोल्डन ट्रायंगल एंड गोल्डन क्रेसेंट, तो हम दोनों के पास पास हैं, ठीक है। ये क्रेसेंट हो गया और ये ट्रायंगल हो गया, तो वी हैव नियर टू दीज बॉर्डर्स। तो इसके लिए हमें जो है ये सब कनेक्शंस मेंटेन करके रखना ज़्यादा ज़रूरी है और अच्छा भी है। चलिए आइए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है कि रेड फॉर इंस्टेंट इज फ्यूजिटिव डिटेनी, उस डिटेनी के लिए जो फ्यूजिटिव है। ब्लू फॉर सीकिंग एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए आता है। ब्लैक फॉर अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए आता है। एंड येलो फॉर मिसिंग पर्सन। तो जो जो इशू होगा, जैसे येलो हो गया जो कार्ड, जो कलर कोडेड नोटिस आ रहा है, येलो नोटिस है मिसिंग पर्सन के लिए, रेड वाला फ्यूजिटिव के लिए, ब्लू वाला एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, और ब्लैक वाला अनआइडेंटिफाइड बॉडीज के लिए। नोटिसेस जो है जनरल सेक्रेटरी द्वारा पब्लिश की जाती है एट द रिक्वेस्ट ऑफ एनसीबी, ठीक है, एंड आर मेड अवेलेबल टू ऑल मेंबर कंट्रीज। चलिए आइए ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट देखते हैं क्या क्या है। ग्लोबल ट्रेड रिपोर्ट, तो यहाँ पे एक ग्लोबल ट्रेड की रिपोर्ट आई है और फोर्स डिस्प्लेसमेंट 2024 में हुआ है, उसके बारे में यूएनएचआरसी ने ये सब डेटा पब्लिश किया है। तो देखिए फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जहाँ पर्सन को जबरदस्ती भगा दिया जाता है, जैसे प्रोसिक्यूशन हो गया, इनको वायलेंस हो रहा है, या ह्यूमन राइट्स वायलेशन रजिस्टर, या लोग भाग जाते हैं जगह छोड़ के। 123 मिलियन वर्ल्ड वाइड प्रोसिक्यूट भाग रहे हैं लोग, और 1/3 ऑफ ऑल फोर्सिबली डिस्प्लेड होते हैं, ठीक है। और ये सब सारे सूडानी सीरियन से, तो 1/3 ऑफ ऑल फोर्सिबली डिस्प्लेस जो हैं वो सूडान से हैं, सीरिया से, अफगानिस्तान से, यूक्रेन से, ठीक है। 73.5 मिलियन आर इंटरनली डिस्प्लेस, ये सब सारी चीज़ें हैं। चैलेंजेस क्या हो जाते हैं इसमें? फूड सिक्योरिटी नहीं होती है, भाई हेल्थ की चीज़ें नहीं मिलती, इनको दवाएं ववाएं हैं ये सब सारी, और खाने पीने के लिए नहीं दिक्कत है, लाइवलीहुड के लिए है, छत नहीं मिलती है, हाउसिंग है, एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, मल्टीपल चैलेंजेस हैं। और देयर हैज़ बीन लॉजिस्टिकल चैलेंजेस इन रिफ्यूजी कैम्प, ये सब बारे में बताया हुआ है। ये प्री रिलेटेड इतना कुछ ज़्यादा है नहीं। पब्लिक एक्सपेंडिचर शॉक है, गवर्नमेंट स्पेंडिंग हो जाती है ऑन द पार्ट ऑफ होस्ट गवर्नमेंट, भाई जिसके यहाँ भाग रहे हैं लोग, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर सोशल टेंशन, कंपटीशन, और स्कार्स रिसोर्स है तो कंपटीशन होगा, सोशल टेंशन बढ़ेगी, ठीक है। टेंशन किसके बीच में? जिस कंट्री में लोग गए होस्ट कम्युनिटी और डिस्प्लेस पॉपुलेशन के बीच में। अनएम्प्लॉयमेंट इशू है। फिर इनिशिएटिव्स फॉर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या है? अंडरटेकिंग ग्लोबल कंपैक्ट फॉर माइग्रेशन अडॉप्टेड बाय मेजॉरिटी ऑफ यूएन मेंबर्स, ठीक है। इट प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन, इट इज नॉन लीगली बाइंडिंग, इट इज नॉन लीगली बाइंडिंग है, और एक फ्रेमवर्क बनाता है इंटरनेशनल माइग्रेशन पे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हेल्प करना है। देन देयर इज अ ग्लोबल प्रोग्राम, एक ग्लोबल प्रोग्राम भी आता है इसमें, इज अ ग्लोबल प्रोग्राम जीएफडीपी, ये क्या है? इस्टेब्लिश 2009 वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ताकि ग्लोबल डेवलपमेंट हो इन रिस्पॉन्स टू फोर्स डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स डिस्प्लेसमेंट के रिस्पॉन्स में क्या कार्रवाई करनी है, क्या डेवलपमेंट करना है, सब तो ग्लोबल जीपीएफडी। यूएनएचआरसी जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन वाला, ये सब जो है इसका जेनेवा में हेड ऑफिस है और 1950 में बना है। राइट्स को प्रोटेक्ट करना है, बिल्डिंग ए बेटर फ्यूचर, ये सब सारी चीज़ें। नोबेल प्राइज़ मिला था 1954 और 81 में, तो याद रखिएगा इट रिसीव्ड नोबेल प्राइज़ पीस का मिला था 1954 में, और 1981 में किसको? यूएनएचआरसी। देन व्हाट यू हैव इंटरनेशनल एजेंसी, ये इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है, एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, और डिक्लेयर्स ईरान इन ब्रीच आफ्टर 20 ईयर्स। अब क्या हुआ कि 19 आउट ऑफ 35 जो आईएईए बोर्ड मेंबर्स हैं, इन्होंने वोट किया टू सेंशर ईरान, ठीक है। किस लिए? टू मीट न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट।
अब ईरान फेल कर गया, किस लिए? न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन कमिटमेंट में फेल कर गया, क्योंकि ईरान बना रहा है न्यूक्लियर वेपन। ये सब मिल करके ईरान को कह रहे हैं तुम ना बनाओ, ठीक है। ये लोग खुद बना के बैठे हैं, पर ये लोग चाह रहे हैं कि ईरान ना बनाए, ठीक है। अब ईरान को थ्रेट है ना, ईरान को कहाँ से थ्रेट है, यहाँ से कहाँ से थ्रेट है। देखो सऊदी से रिलेशन बहुत अच्छा नहीं, ईरान को वहाँ इसराइल से थ्रेट है, तो ईरान बिल्ड कर रहा है अपनी सेफ्टी के लिए, जो भी हो चीजें। वैसे ईरान पे सैंक्शन लगे हुए हैं, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव जेसी प्लान ऑफ एक्शन, ये सब आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आइए, तो द मूव फॉलोज एंड IAEA की जो रिपोर्ट आई थी कि ईरान के पास 60% एनरिच यूरेनियम है, ठीक है, और ये 9 न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या इशू में गो टू द सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, विच कुड रीइंपोज सैंक्शन, फिर से लग जाएगा अंडर 2015, ये 2015 वाला जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जिसके थ्रू सैंक्शन लगा था। तो ये देखिए JCPOA जॉइंट कम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन है, और इट वॉज साइंड बाई ईरान और P5+1। अब P5+1 में देखिए, तो चाइना हो गया, एक फ्रांस हो गया, एक जर्मनी हो गया, रशिया हो गया, UK हो गया, US हो गया। तो P5+1 जो है ये लोग मिल करके क्या है, सैंक्शन लगा दिए थे इस पे ईरान के ऊपर। फिर 2018 में क्या हुआ, यूएस ने विड्रू किया था डील से, और सिंस 2019 से क्या हुआ कि ईरान ने कई रिस्ट्रिक्शंस ब्रीच किए हैं, सब सारी चीजें, और यूएस ने विड्रू किया था इस डील से। चलिए आइए आगे देखा जाए क्या है। पर्पस क्या था, इट ट्राई टू लिमिट ईरान न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन, तो ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना था, इसीलिए इन रिटर्न फॉर सैंक्शन रिलीफ, हम सैंक्शन हटा देंगे अगर तुम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं चलाओगे, तो इनके ऊपर जो सैंक्शन लगा हुआ है वो हट जाएगा। अगर ये न्यूक्लियर प्रोलीफरेशन नहीं करेंगे तो तब सैंक्शन हटेगा। इंडोर्स बाय यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन क्या था, रेजोल्यूशन 2231 था, रेजोल्यूशन याद रखिएगा, क्या पता ये वाला रेजोल्यूशन 2231 एग्जाम में आ जाए। फिर उसमें क्या था, ईरान के की ऑब्लिगेशंस क्या थे, यूरेनियम इनरिचमेंट कैप, भाई यूरेनियम ग्रोथ नहीं बढ़ाना है, सब सारी चीजें हैं, ठीक है। नॉन प्रोलीफरेशन ट्रीटी, भाई न्यूक्लियर वेपन नहीं बढ़ाएगा, ये सब सारी चीजें हैं, ठीक है। सैंक्शन रिलीफ्स क्या थे फॉर ईरान, रिमूविंग वेपन बैन एंड न्यूक्लियर बैन बाय EU, UN एंड US। ये कुछ सैंक्शन रिलीफ मिलेगा ईरान को अगर ये न्यूक्लियर बैन वैन कर देता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, इन रिस्पॉन्स टू करंट टेंशन सराउंडिंग ईरान न्यूक्लियर एक्टिविटी, इसराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन, तो कौन सा ऑपरेशन राइजिंग लायन किसने स्टार्ट किया है, ये स्टार्ट किया है इन्होंने, इसराइल ने, ठीक है। अब सारी चीज़ें बस इतना आप जानिए, बाकी आप डिटेल में देख लीजिए, यहाँ न्यूज़ है 16 मई 2025 की, तो उसमें IAEA के बारे में पूरा पता चल जाएगा। फिर सोलर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट, ये क्या भैया, सोलर ऑर्बिटल स्पेसक्राफ्ट ऑब्टेन फर्स्ट, सन के पोल की पहली इमेज मिली है। अब देखिए क्या है ये, इट वॉज मेड पॉसिबल बाय द टिल्टेड ऑर्बिट ऑफ द सोलर ऑर्बिटल, ठीक है। अब इसमें इनरिचिंग अवर अंडरस्टैंडिंग बाई, हम सन्स की जेनेटिक जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके बारे में पढ़े हैं, और सोलर साइकिल के बारे में पढ़ा गया है। और ये सोलर ऑर्बिटल किसका जॉइंट सोलर मिशन है, ESA और नासा का है, ये PCS में और कहीं भी आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी का और नासा का, तो यूरोपियन है, इसमें एग्जाम्पल दे देगा जापान का या किसी और का, इंडिया का तो नहीं। इससे सोलर ऑर्बिटल मिशन इज यूरोपियन और नासा, ठीक है, US और यूरोपियन कंट्रीज मिल करके। इनका था क्लोज अप इमेजेस मिलेगी सन की, और ऑब्जर्व सोलर विंड ऑब्जर्व करेंगे और सन पोलर रीजन ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंस ये सब सारा दिया है, इससे क्या होगा, सोलर साइकिल के बारे में पढ़ लोगे आप। देखिए जो करंट मॉडल हैं, दे आर एनेबल टू प्रिडिक्ट एग्जैक्टली व्हेन एंड हाउ पावरफुली द सन विल रीच द मोस्ट एक्टिव स्टेट। तो सोलर साइकिल क्या होती है पहले देखिए, ये नेचुरल साइकिल है जो 11 साल में आती है सन, एज इट ट्रांजिशंस बिटवीन लो सोलर मिनिमम तो हाईली एक्टिव सोलर मैक्सिमम। सो सोलर मैक्सिमम और इसमें थोड़े से डिफरेंसेस आइए दिखाते हैं क्या है डिफरेंसेस। देखिए सोलर जो मैक्सिमम होगा उसमें सोलर सन स्पॉट काउंट हाई हो जाएगा, रेडिएशन ज़्यादा निकलेगी। तो सोलर मैक्सिमम में क्या होगा, सोलर मैक्सिमम में रेडिएशन बहुत हाई हो जाएगी, ठीक है। फ्लेयर्स जो होते हैं, सन फ्लेयर्स फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। जियो मैग्नेटिक एक्टिविटी हाई हो जाएगी, ठीक है। कॉस्मिक रे जो एक्सपोजर है, ठीक है, ये लो हो जाता है। तो यहाँ पे सिर्फ लो होता है कॉस्मिक रे एक्सपोजर, बाकी रेडिएशन सब बढ़ जाता है। अब जब सोलर ये मैक्सिमम का है और जब सोलर मिनिमम होता है, कहाँ गया यार, हाँ तो मिनिमम वाला आप देख लीजिए, अगर सोलर मिनिमम होगा तो क्या होगा, तो ये सब लो इमिशंस हो जाते हैं, रेडिएशंस कम निकलती है, बट कॉस्मिक रे एक्सपोजर हाई हो जाता है, यहाँ हाई कॉस्मिक रे एक्सपोजर।
बट रेडिएशंस आर लेसर रेडिएशन, लेसर एक्सप्लोजन, लेसर एक्टिविटी, बस यही है मिनिमम मतलब लेसर एक्टिविटी। अब ये सब देखिए एक्सप्लोजन ऑफ लाइट, तो सोलर मैक्सिमम, एक्सप्लोजन ऑफ लाइट और ये सब हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या है, सोलर मैक्सिमम में एक्सप्लोजन ऑफ लाइट है, एनर्जी है, सोलर रेडिएशन है, अफेक्ट द स्पेस एंड वेदर। सन्स की मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं, मेजरमेंट शो बोथ द नॉर्थ एंड साउथ पोलैरिटी मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रेजेंट एट द सन साउथ पोल ड्यूरिंग सोलर मैक्सिमम में पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की एट द सन साउथ पोल, बोथ नॉर्थ एंड सोलर, जो नॉर्थ साउथ दोनों जो पोलैरिटी है मैग्नेटिक फील्ड की, दे आर प्रेजेंट एट सन साउथ पोल। सो यहाँ एक्सप्लेन किया गया है कि मैग्नेटिक जो पोलैरिटी है, क्या नाम है, सोलर मैक्सिमम में तो मैग्नेटिक पोलैरिटी में चेंजेस आते हैं, ठीक है, इसमें ट्रांजिशन होता है, देयर इज अ ट्रांजिशन इन मैग्नेटिक पोलैरिटी, और ट्रांजिशन या फ्लिप होने लगता है, तो इसकी वजह से क्या होता है, कई बार बोथ पोलैरिटी नॉर्थ साउथ पोल की डिटेक्ट होती है सेम पोल पे, तो सेम पोल पे बोथ पोलैरिटी एट द सेम पोल, तो बोथ पोलैरिटी इज डिटेक्टेड एट द सेम पोल, तो बोथ पोलैरिटी इज डिटेक्टेड एट सेम पोल पे ही बहुत मल्टी पोलैरिटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। बस ट्रैकिंग मूवमेंट ऑफ पार्टिकल क्या है, इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ ट्रैक्ड पार्टिकल मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड एंड सोलर स्टॉर्म्स अवे फ्रॉम द सन स्क्वेटर, दिस विल इंप्रूव स्पेस वेदर। तो अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जो काम हुआ है, जो क्या नाम है सोलर ऑर्बिटल का, ये क्या करेगा, सोलर ऑर्बिटल विल ट्रैक द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है, इमेजिंग स्पेक्ट्रोग्राफ्स ट्रैक्ड पार्टिकल मूवमेंट इन द फॉर्म ऑफ सोलर विंड्स एंड सोलर स्टॉर्म्स अवे फ्रॉम द सन इक्वेटर से, जो भी है इसको ट्रैक करेगा। इससे हम लोग क्या कर सकेंगे, हम लोग अपना वी विल बी एबल टू ट्रैक या इंप्रूव वेदर फोरकास्ट, तो वेदर फोरकास्ट को इंप्रूव कर पाएंगे कि इंप्रूव द वेदर फोरकास्ट की कब क्या होने वाला है, ठीक। अब देखिए अदर सोलर मिशंस क्या हैं, ये भी देखिए, यहाँ ईएसए और नासा का हुआ था सोहो कर लीजिए, और 1995 में, फिर पार्कर था सोलर प्रोब, पार्कर फर्स्ट टू टच द सन्स, कोरोना को पहली बार टच किया था पार्कर। देन चाइना का एडवांस सोलर ऑब्जर्वेटरी था, ये सब। आदित्य एल1 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आदित्य एल1 बहुत ज्यादा, और एक लैंगराजन पॉइंट है, इसके बारे में भी आप बताइएगा, लैंगराजन कुछ करके पॉइंट है, ठीक है, इसके बारे में आप स्टडी करिए। देन नासा पंच, क्या है, नासा का पंच है, पोलैरीमीटर टू यूनिफाई द कोरोना एंड हेलियोस्फीयर मिशन, तो पंच मिशन किसका है, नासा का है, 2025, तो नासा ने मारा पंच, नासा ने क्या मारा, पंच, तो ये आप याद रखिएगा, पंच, दिस सोलर से रिलेटेड ये सब, ठीक। यहाँ पे आगे देखते हैं, सक्सेसफुल ट्रायल हुआ है हाइब्रिड अनमैन्ड एरियल व्हीकल का, यूएवी का, जो रुद्रास्त्र कंडक्टेड एट पोखरण, राजस्थान में रुद्र अस्त्र किया गया है। अब रुद्र अस्त्र ने क्या किया, डेमोन्स्ट्रेट किया है, वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग, वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग हुई है, एक्सटेंडेड फ्लाइट रेंज, रियल टाइम सर्विलांस, एक्यूरेट टारगेट इंगेजमेंट ओवर द रेंज ऑफ 50 किलोमीटर की रेंज में, ये सब सारी चीजें हैं इसने किया। एक तो वर्टिकल टेक ऑफ किया है क्योंकि अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, तो सर्विलांस करेगा रियल टाइम, दूसरा है एक्यूरेट टारगेट को मतलब टारगेट फिक्स करेगा, एक्यूरेट टारगेट इंगेजमेंट। अब इट मार्क्स सिग्निफिकेंट स्टेप फॉरवर्ड इंडियाज एफर्ट टू स्ट्रेंथन, हमारी इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी है, हमारी मिलिट्री टेक्नोलॉजी, इसको एनहांस करेगा ये, आत्मनिर्भर भारत इनिशिएटिव का ये है रुद्रास्त्र। ये हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग है, VTOL कह सकते हैं, यूएवी, और इसको बनाया सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस, SDAL, सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। इट इज अनमैंड, तो पीसीएस में ये सब पूछा जा सकता है, तो अनमैंड, तो यूएवी का नाम ही अनमैंड, ठीक है, ऑटोनोमसली फ्लाई कर सकता है। मेनली बात है ये SDAL ने डेवलप किया है, और आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत है, रेंज 50 किलोमीटर की है, तो रेंज याद करिएगा 50 किलोमीटर। देन यूवीटी जो ओएल, ये यूएवी है, कैन टेक ऑफ एंड लैंड वर्टिकली एलिमिनेटिंग द नीड फॉर रनवे, तो रनवे की जरूरत नहीं कि यहाँ ऐसे चले फिर ऐसे ऐसे उड़ता जाए, वर्टिकली ऐसे ऐसे जा सकता है, तो रनवे की दिक्कत खत्म। टोटल रेंज जो है इस 170 किलोमीटर, यहाँ टोटल रेंज विद एन एस्टिमेटेड एंड्योरेंस ऑफ 1.5 आवर्स का एंड्योरेंस है, इतनी देर तक घूम घाम सकता है, ठीक है, लॉइटरिंग ओवर द टारगेट, ठीक है, ये सब मिला करके, तो टोटल रेंज इज 170 किलोमीटर। और यहाँ टारगेट इंगेजमेंट, ये जो था टारगेट को इंगेज करना, ये 50 किलोमीटर तक टारगेट इंगेज कर सकता है, ठीक है, 50 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर टारगेट इंगेजिंग थी। देन यहाँ पे टोटल रेंज 170 किलोमीटर। देन कैन रिले बैक लाइव वीडियो भेज सकता है, एंड रिटर्न टू द लॉन्च पोजीशन ऑटोमेटेड मोड में आ जाएगा। वेट के हिसाब से देख लीजिए, नैनो 250 ग्राम से कम, माइक्रो 250 से 2 किलो, 2 से 25 किलो का स्मॉल है, मीडियम 25 से 150, लार्ज वाला 150 किलो।
स्ट्रक्चर ऑफ द लिफ्ट सरफेस देखिए, रोटेटरी विंग ड्रोन इस तरह से है, फिक्स्ड विंग है, ठीक है। और ये हाइब्रिड वीटीओ वाले, ये सब हटाइए, हो गया। कॉस्मिक डॉन क्या है? कॉस्मोलॉजी लार्ज एनुलर एंगुलर स्केल सर्वेयर क्लास टेलीस्कोप, जो कि अटाकामा डेजर्ट में चिली, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। कौन सा? CLAS, कॉस्मोलॉजी लार्ज एंगुलर स्केल सर्वेयर। यहाँ साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया भाई साहब, देखो, 13 बिलियन ईयर ओल्ड माइक्रोवेव सिग्नल फ्रॉम द कॉस्मिक डॉन, ठीक है। तो देखिए कॉस्मिक डॉन क्या है, मान लीजिए सबसे पहले बिग बैंग हुआ था, तो ये हुआ बिग बैंग, ये वाला हुआ बिग बैंग। अब बिग बैंग के बाद एक लगभग 100 से 500 मिलियन ईयर्स के बाद में भी, तो पहले फिर एक डार्क एज आती है, डार्क एज। यहाँ पे एक नो स्टार, यहाँ पे है नो स्टार, कोई स्टार विस्टार नहीं है। अब इसके बाद डार्क एज के बाद आती है कॉस्मिक डॉन। कॉस्मिक डॉन, दिस इज द कॉस्मिक डॉन, जिसमें सबसे पहली बार स्टार्स बनना शुरू होते हैं। फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज, फर्स्ट स्टार्स एंड गैलेक्सीज इसी में फॉर्म होते हैं, ठीक है, फर्स्ट स्टार्स, ये कॉस्मिक डॉन। अब इसी कॉस्मिक डॉन की 13 बिलियन ईयर ओल्ड माइक्रोवेव सिग्नल मिला है साइंटिस्ट को, कहाँ से? कॉस्मोलॉजी लार्ज ये क्लास से, जो कि अटाकामा डेजर्ट में। अब हुआ क्या, ये जो रिसर्च है, दिस रिसर्च प्रोवाइड्स एन न्यू इंसाइट इनटू हाउ द फर्स्ट स्टार्स इन्फ्लुएंस द अर्ली यूनिवर्स, बहुत बड़ी चीज है। और कॉस्मिक डॉन क्या है? रिफर्स टू द पीरियड रफली 50 मिलियन से 1 बिलियन ईयर्स आफ्टर द बिग बैंग, ठीक है। ये सब सारी पहले स्टार्स और ब्लैक होल ये सब बने थे। चलिए ये देखते हैं। आरबीआई बॉन्ड बाय बैक क्या है? देखिए आरबीआई बॉन्ड, अब बॉन्ड बाय बैक इज व्हेन आरबीआई परचेजेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो जब गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी इशू कर दी, तो आरबीआई यहाँ पे खरीदेगा। जब आरबीआई खरीदेगा तो पैसे देगा, ठीक है, जो कि बाद में मिलेगा G6 फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो पैसे मतलब पैसा इन्फ्यूज कर रहा मार्केट में गवर्नमेंट, तो जिससे इन्फ्यूज होगी लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सेक्टर, बैंकिंग सिस्टम में पैसा आएगा। ऐसे भी लिक्विडिटी क्रंच से गुजर रहा था, मेरा लेक्चर है इस पे मंथली करंट अफेयर में पिछले वाले। तो लिक्विडिटी जो क्रंच आया है बैंकिंग सेक्टर में, क्यों आया, बहुत सारे रीजन है, ठीक है। तो उस पे है ये, बिकॉज देखो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन इतने बढ़ गए हैं, आरटीजीएस और ये सब, जिसकी वजह से, और फट से जो फंड जो इकट्ठा, तो पाइल अप ऑफ फंड बैंक में कम हो गया है। बैंक्स आर नॉट पाइलिंग अप द फंड, तो पाइल अप ऑफ फंड्स बैंक में नहीं है, बिकॉज ऑफ डिजिटल कनेक्शंस, डिजिटलाइजेशन की वजह से, ठीक है। तो ये पाइल अप ऑफ फंड्स नहीं, जैसे पहले फिजिकल कैश जमा हो जाता था ट्रेडिशनल बैंकिंग में, तो फिजिकल कैश जमा होता था ट्रेडिशनल बैंकिंग में, अब नहीं हो रहा है। ऑनलाइन सिस्टम इतना ज्यादा फास्ट हो गया है, ये सब सारी चीजें, और एफिशिएंट हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक और पॉइंट लिखा है, रिड्यूस ग्रॉस बोरोइंग बाय रिटायरिंग हाई कॉस्ट और शॉर्ट टर्म बॉन्ड्स अर्ली। चलिए ये सब सारी चीजें कैसे इन्फ्यूज किया गया बाय बॉन्ड ऑफ, बाय बैक ऑफ बॉन्ड्स। दूसरी चीज आइए, मे डे कॉल क्या है, यहाँ देखते हैं मे डे कॉल। कुछ नहीं है, यहाँ पे हुआ ये कि बहुत ही दर्दनाक ये घटना हुई है, और सब हर आदमी भयभीत हो रहा है कि कैसे हवाई जहाज में बैठे, सेफ्टी से रिलेटेड। तो मे डे कॉल हुआ जो है अहमदाबाद में, अभी बहुत दुर्घटना हुई है, अ, बहुत ही खतरनाक कह सकते हैं आप। तो मे डे क्या था, ये 1920 में बाय फ्रेडरिक स्टैनले मॉकफोर्ड, तो एक व्यक्ति थे फ्रेडरिक स्टैनले मॉकफोर्ड ने ये मे डे लफ्ज निकाला था लंदन में। और इट इज फोनेटिक इक्वलेंट ऑफ द फ्रेंच फ्रेज मेडर, मेडर मेडर मतलब हेल्प मी, तो मेडर मेडर है जो भी, तो उसको मे डे हो गया। ये इंटरनेशनल रेडियो कम्युनिकेशन का पार्ट बना 1923 से। देन फर्स्ट फ्लाइट यूज में 1923 में यूज हुआ था, एविएशन स्टैंडर्ड में डाला गया। मे डे 3 बार शायद कहते हैं। इट इज लाइफ थ्रेटनिंग इमरजेंसी। जीरो कूपन कोड क्या है, आइए देखते हैं। ये पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, इसने क्या किया है, विड्रॉन इट जीरो कूपन बॉन्ड इशुएंस, इसने बॉन्ड इशू किया था, उसको विड्रॉ कर लिया। जीरो कूपन बॉन्ड क्या था, ऑल्सो नोन एज डिस्काउंट बॉन्ड्स, दे डू नॉट पे इंटरेस्ट टू द होल्डर, जो होल्डर होता है, एंड दे आर परचेज एट डीप डिस्काउंट पे खरीदा जाता है टू द फेस वैल्यू। मान लो 100 रुपए का इशू हुआ, तो 80 रुपए में खरीदा गया, ठीक है, और फेस वैल्यू 100 रुपए दे दी जाएगी बाद में, बट दे आर रीपेड एट द फेस वैल्यू, तो 100 रुपए पे रीफेस पे 100 रुपए पे पे कर दी जाएगी। मान लो 80 रुपए में खरीदी गई और 100 रुपए में पे कर दी गई। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का भी, ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं इसी तरह से कुछ इश्यू होते हैं। चलिए आइए, अब क्या हुआ एट पर मेच्योरिटी, तो दे आर मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंज, दे आर मोर सेंसिटिव टू इंटरेस्ट रेट चेंजेस दैट बॉन्ड्स दैट पे इंटरेस्ट ऑन अ पीरियोडिक बेसिस। तो जहां इंटरेस्ट पे किया जाता है उससे ज्यादा ये सेंसिटिव है, ठीक है। तो ये जो जीरो कूपन बॉन्ड्स हैं, दे आर इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मार्केट में इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, तो जीरो कूपन बॉन्ड जो है, क्या होगा अगर मार्केट में क्या नाम है, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा,
तो क्या होगा, इनकी प्राइस गिर जाएगी, क्योंकि लोग यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेंगे फिर, ठीक है। पर अगर इंटरेस्ट रेट घटता है, इफ मार्केट रेट फॉल, अगर मार्केट रेट यहाँ पे देखिए, अगर मार्केट रेट फॉल हुआ तो क्या होगा, जीरो कूपन बॉन्ड जो है इट विल बिकम मोर अट्रैक्टिव, बिकॉज यह इंटरेस्ट रेट फॉल हुआ है तो लेट्सर रिटर्न मिलेगा, तो ZCB जीरो कूपन बॉन्ड में फिर लोग इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। और मार्केट रेट, अगर मार्केट इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है और इस पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है लोगों को, मार्केट इंटरेस्ट रेट, तो जीरो कूपन बॉन्ड का अट्रैक्टिव ये जो होती है इट बिकम्स लेस अट्रैक्टिव, ठीक है। बिकॉज इसका ये एक तो फिक्स पेमेंट है, ये लॉन्ग टर्म होता है, पहला तो ये लॉन्ग टर्म है, ये कमी हो जाती है, ठीक है। और एक क्या नाम है, फ्रीक्वेंट जो है कैश, इससे क्या नाम है, फ्रीक्वेंट पैसा नहीं आता है। सो दे इज नो इंटरिम कैश फ्लो, जैसे एनुअल, सेमी एनुअल इंटरेस्ट पेमेंट होते हैं, तो कोई एकदम मेच्योरिटी पे ही पैसा मिलेगा, ठीक है, मेच्योरिटी पीरियड के एंड पे ही पैसा मिलता है इसमें, ठीक है। कंटिन्यूअस कैश फ्लो इसमें नहीं होता है, ठीक है। तो ये इंटरेस्ट रेट घटा, जैसे घटेगा तो भाई तब अट्रैक्टिव हो जाएंगे, पर इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो ये लेस अट्रैक्टिव हो जाएंगे, बस इतना याद रखिए आप। चलिए, एजेंटिक एआई क्या है ये देखिए, बड़ी इंपॉर्टेंट, लेकिन इंडिया फर्स्ट एजेंटिक एआई क्रूति, ये कृत्रिम से आया है, इट कैन बुक कैब्स, ये सब सारी, इट इज एजेंटिक एआई सिस्टम मेक डिसीजन, सब सारी चीजें हटाइए। फिर यहाँ है पर्सनैलिटी न्यूज, ये भी हटाइए, और देखते हैं कुछ। हाँ, प्राइस सपोर्ट सिस्टम देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। देखिए, गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है अभी समर मूव का अंडर प्राइस सपोर्ट सिस्टम में, और ये पीएम आशा, तो इट इज इम्प्लीमेंटिंग थ्रू इंटीग्रेटेड पीएम आशा स्कीम आई थी। इसमें 3 पार्ट था, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम था, पीएसएस था, और एमआईएस था, ठीक है। और ये भी है प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है, अलग अलग सिस्टम है। चलिए, तो उसको डिटेल में देखना पड़ेगा। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर फार्मर वेलफेयर ने इंप्लीमेंट किया है क्या, ये तीनों स्कीम्स। और वेयर इज द डिपार्टमेंट पीएसएफ, यहाँ ये बात ध्यान रखने वाली है कि पीएसएफ को इम्प्लीमेंट किसने किया है, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर ने किया है, और बाकी 3 डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने किया है। किसके लिए, पीएसएस पल्स के लिए, ऑल सीड के लिए, कोपरा के लिए, ये मैंने एमएसपी पे इन लोगों को प्रोक्योर किया जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली फ्रॉम द प्री रजिस्टर्ड फार्मर बाय सेंट्रल नोड एजेंसी सब टू प्रोवाइड रेम्यूनरेटिव प्राइस, भाई फार्मर्स को प्राइस मिल सके, जो मार्केट में वैल्यू नहीं मिल रही है तो उसको ये जो है पे कर देते हैं इन द फॉर्म ऑफ एमएसपी। तो ये 3 पार्ट आ जाता है, क्या नाम है, एक पीएसएस हो गया, ठीक है, और दूसरा है क्या, पीडीपीएस हो गया, एमआईएस हो गया, और पीएसएफ हो गया, प्राइस सपोर्ट स्कीम, पीएसएस, और ये सब पीएम आशा के अंदर आते हैं। आइए थोड़ा सा ये आपको एक्सप्लेन कर दिया जाए, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या क्या चीजें हैं इसमें, कर रहा है। हाँ, तो देखिए, पीएम आशा के अंदर आ गया, पीएसएस पे क्या होगा, एमएसपी पे मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार देगी, और इसी पे प्रोक्योर करेगी। अगर किसान को लग रहा है, फार्मर को लग रहा है कि हमें पैसा मिनिमम जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो सरकार जो है एमएसपी पे दे देती है, ठीक है। अगर मार्केट में प्राइस कम है, ठीक है, तो सरकार एमएसपी पे देगी, इट इज मार्केट प्राइस से ज्यादा होगा ये एमएसपी, ठीक है। दूसरा है पीडीपीएस में डिफिशियंसी, प्राइस डिफिशियंसी पेमेंट सिस्टम, इसमें क्या करेगी सरकार, इसमें क्या करेगी कि किसान जो है मार्केट प्राइस पे बेच देगा, ठीक है। और जो एमएसपी होता है वो एमएसपी ज्यादा होती है, तो एमएसपी ज्यादा है, मार्केट प्राइस कम है, तो अब किसान ने तो मार्केट प्राइस पे बेच दिया तो किसान को लॉस हुआ, ठीक है। पर ये जो एमएसपी जो सरकार ने निर्धारित किया, इन दोनों का डिफरेंस पे कर देती है, तो सरकार यहाँ पे दोनों का डिफरेंस जो आएगा वो किसान को पे कर देगी कि भैया लो, यहाँ किसान ने मार्केट प्राइस पे बेचा, उसको कम मुनाफा हुआ, अब एमएसपी ज्यादा थी, तो सरकार ने कहा लो ये तुम मार्केट में बेच दो, हम तुम्हें एमएसपी का जो डिफरेंस है ये तुम्हें हम दे देंगे, यहाँ किसान ये सरकार ये फिल कर देती है। तीसरा क्या है, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, यही है हॉर्टिकल्चर के लिए, कोई भी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट है उसके लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम आती है, ये भी स्टेट लेड प्रोक्योरमेंट है, दिस इज अ स्टेट लेड प्रोक्योरमेंट, स्टेट प्रोक्योर करेगी, ठीक है। अब क्या है, पीएसएफ क्या होता है, मार्केट स्टेबलाइजेशन फंड, इसमें स्टेबलाइज करना होता है क्या भाई, क्या किया जाता है इसमें कि सरकार जो है प्राइस बढ़ने नहीं देती है, मेंटेन करती है स्टॉक, तो स्टॉक मेंटेन करके रखेगी या जो भी है, तो इन्फ्लेशन रिड्यूस करती है इससे सरकार, इन्फ्लेशन नहीं होने देती है, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्योंकि स्टॉक मेंटेन है, तो ये सब सारी चीजें थी, डिफरेंसेस थे, ठीक है। तो प्राइस स्टेबलाइजेशन में क्या हो जाता है,
प्राइस को स्टेबलाइज किया जाता है, बफर स्टॉक रखा जाता है ताकि इन्फ्लेशन ना हो, ये प्राइस स्टेबिलिटी है। तो देखो पीएसएफ वाला जो है प्राइस स्टेबल करना, क्योंकि स्टॉक रखना है। अब स्टॉक रखने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, देखिए कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट है, क्योंकि स्टॉक मेंटेन करके रखना है तो कंज्यूमर अफेयर्स का डिपार्टमेंट आ गया। बाकी तीन जो है वो कौन करेगा, फार्मर वेलफेयर डिपार्टमेंट कर देगा, ठीक है। चलिए आइए, अब पीएसएस में क्या आ जाएंगे, नोटिफाइड पल्स आ जाएंगे। ये जो पूरा सिस्टम है प्राइस सपोर्ट स्कीम में एमएसपी जिसको दिया जाता है ऑयल सीड के लिए एमएसपी है, कोपरा के लिए है, पल्सेस के लिए, सब सारी चीजें। अब भाई सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी आपको पता ही है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, 1905 में इनका ये फॉर्मेशन हुआ था, अभी 120वीं एनिवर्सरी हुई है। और इनके फाउंडर देवधर जी थे, द्रविड़ जी थे, और महात्मा गांधी जो रिकॉर्ड करते थे अपना मेंटर मानते थे गोखले जी को। ही वॉज मेंबर ऑफ SIS एंड टू ट्रेन यंग इंडियंस टू सर्व द नेशन बाई बिकमिंग सेल्फलेस एंड डेडिकेटेड सर्वेंट ऑफ द पीपल, ये मिशन इसका काम था, ठीक है, नेशन को सर्व करने के लिए। अब एजुकेशन प्रमोट करना है, सोशल सर्विस, ये सब सारी चीज़ें। इट वॉज अ नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन सेक्टेरियन, ठीक है। पैसेक्स क्या है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज है इंडिया और यूके के नेवीज के बीच में पैसेक्स। तो पैसेक्स किसके बीच में है, इंडिया और यूके के बीच में, इंडिया और इंग्लैंड, और ये अरेबियन सी में हुआ है, कहा अरेबियन सी में, दोनों की नेवीज के बीच में पैसेक्स। अभी लास्ट बचा हुआ है, अब इनके बारे में पढ़ लीजिए। श्रीमंता शंकरदेव, ये कौन थे, क्लासिकल डांसर, रिनोन इंडियन क्लासिकल डांसर सोनल मानसिंह जी को, एक डांसर है सोनल मानसिंह जी को, उनको ये अवार्ड मिला है, श्रीमंता शंकरदेव अवार्ड, ठीक है। ये आसाम का सबसे हाईएस्ट कल्चरल ऑनर है। ये सेंट रिफॉर्मर थे शंकरदेव, और आली पुखरी में पैदा हुए थे, नागांव डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम में। एक सरना धर्म को फॉलो करते थे, न्यू वैष्णवाइट, न्यू मतलब न्यू, ठीक है। डिवोशन ऑफ लॉर्ड कृष्णा करते थे, और कंट्रीब्यूशन क्या, कीर्तन घोष, ये सब सारा है। गुनामला भगवत पुराण का एक कंडेंस्ड वर्जन है। देन अंकिया नाथ, ये एक्ट है, ठीक है, वन एक्ट प्ले है जिसमें डांसिंग है, म्यूजिक, स्टोरी टेलिंग है। देन देयर इज भावना, भावना क्या है यहाँ पे, अ ट्रेडिशनल परफॉर्मेंस है, थियोरेटिकल। एक मिनट, ये भावना क्या है, भावना, ठीक है, ये थ्योरेटिकल परफॉर्मेंस है। अंकिया नाथ याद रख लीजिए। गुनामला देखिए सब बहुत प्रोबेबिलिटी है कम आए, और याद भी नहीं रहेगा आपको, ठीक है, तो ये हटाइए, हो गया। चलिए बस इतना याद करिए, ये कौन थे, नियो वैष्णवाइट, एक सरना धर्म और श्रीमंता शंकरदेव अवार्ड किसको मिला है, सोनल मानसिंह को, बस इतना याद रखिए, और लॉर्ड कृष्ण की डिवोशन के लिए थे। चलिए बस हो गया, ये पूरा हमारा करंट अफेयर आज का खत्म हो गया, धन्यवाद। ऐसे ही मैं कोशिश करूंगा, अगर आप रिस्पॉन्स देंगे प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, तभी मैं बनाऊंगा, वरना नहीं बनाऊंगा। शेयर और सब्सक्राइब करिए तो और थोड़ा क्रंची इसको बना दूंगा मैं, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। थैंक यू।